जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वदेशी गुरुकुल में। साथियों, आज फिर से लेकर के आए हैं हम आपके बीच क्लास 10th के भूगोल का पहला चैप्टर जिसका नाम है संसाधन। और इसका हम इससे पहले 2 वीडियो बना करके डाल चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर का आज लास्ट वीडियो हो सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये चैप्टर में जो आज हम पढ़ाने वाले हैं संसाधन का संरक्षण, तो संसाधन का संरक्षण से सब्जेक्टिव भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो का शुरुआत करते हैं। आज जो है सबसे पहले हम देखते हैं संसाधन संरक्षण से पहले क्या है संसाधन विदोहन। संसाधन विदोहन का मतलब क्या होता है कि संसाधन का दुरुपयोग, ठीक है, ये या संसाधन का खर्च करना। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है कि संसाधन का आवश्यकता से अधिक खर्च करना, मतलब जितना जरूरी है उससे ज्यादा खर्च करना संसाधन विदोहन कहलाता है। इसका एक और डिफिनेशन है, दूसरा डिफिनेशन आप ध्यान दे दीजिएगा कि संसाधन का अविवेकपूर्ण उपयोग। एक होता है विवेकपूर्ण उपयोग, मतलब सही तरीका से, होशियारी से, बुद्धि से, और एक होता है अविवेकपूर्ण। अ लग गया मतलब बुढ़वक के तरह यूज करेगा, एकदम गंदा तरीका से संसाधन का यूज करेगा, सामान का यूज करेगा। ठीक है, तो संसाधन का अविवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन विदोहन कहलाता है। ठीक है, तो संसाधन यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, एक बार मिटा देते हैं। संसाधन विदोहन कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको डिफिनेशन समझ में आया होगा कि संसाधन का दुरुपयोग करना या गलत तरीके से इसका यूज करना, खर्च करना संसाधन विदोहन कहलाता है। आखिर संसाधन विदोहन होगा उसके बाद संसाधन का संरक्षण करना होगा ना, है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर कुछ तीर दे करके हम कुछ पॉइंट बना करके आपको बताए हैं जो ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए पॉइंट वाइज पॉइंट ऑब्जेक्टिव को क्लियर करते हैं इस चैप्टर का। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संसाधन का अनियोजित रूप से दोहन करना या तकनीक का शोषण करना डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोबर्स इकोनॉमी। अब रोबर्स इकोनॉमी, डाकू मतलब क्या होता है, लूटने वाला या संपत्ति बर्बाद कर देना या लोगों को बर्बाद कर देना, मतलब सीधा समझिए बर्बाद करने वाला को डाकू कहा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि संसाधन को बर्बाद ही तो कर रहे हैं। ठीक है, अब जितना जरूरी है उतना यूज किए तब हो गया संसाधन का संरक्षण। ठीक है, या संसाधन का सदुपयोग करना, लेकिन जितना जरूरी है उससे ज्यादा अगर खर्च कर रहे हैं तभी हो गया संसाधन का दुरुपयोग या संसाधन का अनियोजित रूप से संसाधन खर्च करना। उसी को क्या कहा जाता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है, तो ऑप्शन में देगा संसाधन का गलत तरीके से उपयोग करना या संसाधन का अनियोजित उपयोग करना या तकनीक का दुरुपयोग करना, ये सब ऑप्शन में दे सकता है। या क्वेश्चन में यही दे देगा कि संसाधन का अनियोजित उपयोग करना या दोहन करना क्या कहलाता है, तो ऑप्शन में डाकुओं की अर्थव्यवस्था में आप टिक लगाइएगा या रोबर्स इकोनॉमी में आप टिक लगा के आइएगा। अगला ऑब्जेक्टिव है महात्मा गांधी के अनुसार। महात्मा गांधी एक लाइन बोले हैं, वो लाइन क्या है कि मनुष्य के पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर इनका कहने का सेंस ये है साथियों कि मनुष्य के पास पेट भरने के लिए मतलब कमाया खाया और जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा ही खर्च कर लिया। खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना से नहीं, मतलब बहुत ज्यादा खर्च करना, संसाधन खर्च करना। इनका सेंस यही है कि मनुष्य के पास पेट भरने के लिए सब चीज, मतलब भोग विलास में लोग ज्यादा बिजी रहते हैं लेकिन संपत्ति को बचाने पर ध्यान नहीं देते हैं। इनका सेंस यही है, लेकिन पेट भरने के लिए कुछ नहीं का मतलब यही कि संसाधन को बचाने पर ध्यान बहुत कम देते हैं या संसाधन को बचाते नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि अगला यहां से एक और ऑब्जेक्टिव बनता है कि मानव ने संसाधन का अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हुई है। अंधाधुंध उपयोग का मतलब जितना उपयोग करना चाहिए उतना तो उपयोग किया, लेकिन जितना जब उपयोग हो गया, काम खत्म हो गया तो तब पर भी ज्यादा उपयोग कर लिया। जैसे हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, मान लीजिए कि भोज में 50 लोग खाने वाले हैं, हम बना लिए 100 लोगों का खाना, लेकिन समथिंग 70 लोग आकर के खाया, 30 लोगों का खाना बर्बाद होगा कि नहीं होगा। बस तो ये 30 लोगों का जो बर्बाद हो गया वही हो गया अंधाधुंध खर्च करना या अविवेकपूर्ण उपयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब मनुष्य अपने लालच में आकर के अंधाधुंध संसाधन का उपयोग किया है तो ये 3 टाइप का समस्या उत्पन्न हुआ। इससे ज्यादा भी हो सकता है, अगर आपके मन में आ रहा है इससे ज्यादा और क्या समस्या बना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है,
तो क्या क्या समस्या उत्पन्न हुआ है ध्यान दीजिएगा। कुछ व्यक्ति की लालच से संसाधन का ह्रास हुआ, ह्रास मतलब कमी हुआ है या डैमेज हुआ, ठीक है। और अगला क्या है, कुछ लोगों को संसाधन मिला तो कुछ लोगों को संसाधन नहीं मिला। अब इससे समस्या क्या उत्पन्न हुआ, तो जब कुछ लोगों को संसाधन मिलेगा तो अमीर बन जाएगा, कुछ लोगों को संसाधन नहीं मिलेगा तो गरीब बन जाएगा। मतलब इससे क्या हुआ कि हमारे समाज के लोग दो भागों में बंट गए। जब किसी को कुछ सामान मिला तो अमीर बन गया और दूसरा भाग गरीब बन गया, ठीक है। अब क्या है अगला कि संसाधन के दोहन से ओजोन परत में छेद हो गया। ओजोन परत आपको पता होगा हमारे वायुमंडल में जितने भी लेयर है हवाओं का, उस लेयर में बहुत ऊपर जाकर के एक ओजोन परत है और ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट किरण को धरती पर आने से बचाता है और अल्ट्रावायलेट किरण बहुत ही खतरनाक रे होता है, ठीक है। और वही हमें बचाता है, क्या चीज से बचाता है, ओजोन परत क्या चीज से बचाता है, तो अल्ट्रावायलेट किरण से हमें बचाता है। और जबकि उसमें छेद हो गया है। अब बताए संसाधन का दुरुपयोग करने से अल्ट्रावायलेट रे में छेद कैसे हुआ। अब जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम, हमें जाना है मान के चलिए यहाँ से, जैसे मान लीजिए यूपी से दिल्ली जाना है, ठीक है। अब वहाँ से दिल्ली जाने में हमें जो पेट्रोल खर्च हो रहा है, मान लीजिए 3 लीटर पेट्रोल खर्च हो रहा है, लेकिन हम फिर भी 4 लीटर डलवा लिए, जानबूझ के घूमते 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 गए हैं बहुत ज़्यादा दूरी रनिंग मार के, उसमें में क्या हो जाएगा, ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा। या कुछ लड़का हो सकता है, कुछ लड़की हो सकती है बिना मतलब के गाड़ी में तेल डलवा के जो उड़ रहा है जहाँ तहाँ, इधर से उधर, लेफ्ट राइट कर रहा है, ये मार्केट से उस मार्केट, उस मार्केट से उस मार्केट, क्या हो रहा है, तेल खर्च हो रहा है फालतू का, है कि नहीं। तो प्रदूषण फैल रहा है, तो संसाधन भी बर्बाद हो रहा है और खर्च हो रहा है एक्स्ट्रा, और ओजोन परत प्रदूषित हो रहा है क्योंकि उससे धुआं निकल रहा है, तो ओजोन परत तो नुकसान होगा ही, ठीक है। और एक और समस्या क्या बना, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वही प्रदूषण बढ़ जाना, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक कि संसाधन नियोजन क्या होता है। संसाधन नियोजन, संसाधन तो आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, लेकिन उसका नियोजन, नियोजन का मतलब होता है योजना बना के, मतलब प्लान बना के किसी भी चीज का काम, कोई भी काम को करना, प्लान बना के काम करना। तो संसाधन का उपयोग जो करना है नियोजित तरीके से प्लान बना के काम करना, ताकि संसाधन बर्बाद भी नहीं हो और हमारा काम भी निकल जाए, ठीक है। तो देखते हैं संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग और नियोजित उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 शब्द पर, यही 2 शब्द से आपका डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना और नियोजित तरीके से संसाधन का उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए विवेकपूर्ण मतलब, विवेक मतलब क्या, बुद्धिजीवी, ठीक है। और उसके बाद नियोजित उपयोग, नियोजित मतलब प्लान बनाइए कि क्या करना है, कब करना है, बर्बाद नहीं होना चाहिए, समय भी बर्बाद नहीं हो, संसाधन भी बर्बाद नहीं हो, सबका काम भी हो जाए, ठीक है। तो वही होता है नियोजित तरीके से, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर एक और लाइन है, संसाधन के अविवेकपूर्ण उपयोग को कम करने के लिए, फिर से किसको कम करने के लिए, संसाधन के अविवेकपूर्ण उपयोग, मतलब जब हम बुड़बक तरीके से काम करते हैं, मूर्ख की तरह काम करते हैं, तो संसाधन बर्बाद भी होता है, ठीक है। अब इसी चीज को कम करने के लिए क्या किया गया कि योजना आयोग के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजना चलाया गया। साथियों हम आपको बता दें ये योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना के बारे में कि ये आपको 10th क्लास के अर्थशास्त्र के पहला चैप्टर में चर्चा है इसका, और इसका हम वीडियो बना करके डाल चुके हैं, ठीक है। हम इस पंचवर्षीय योजना का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, जाकर के आप देख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इस स्लाइड के बाद हम आपको बताएंगे संसाधन का संरक्षण। तो ये योजना आयोग क्या होता है और पंचवर्षीय योजना क्या होता है, और योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग शुरू किया गया, तो योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है, दोनों में सबसे ज्यादा अच्छा क्या था, क्या है, ये सारा वीडियो हम बना के डाल चुके हैं। क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के पहला चैप्टर के वीडियो में हम डाल चुके हैं, ठीक है। अब जाकर के देख लीजिएगा, सीरीज बाय सीरीज हम वीडियो बनाए हैं, समझ में आएगा, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है योजना आयोग, फिर से तो संसाधन का दुरुपयोग नहीं हो इसके लिए योजना आयोग के नेतृत्व में क्या चलाया गया था, पंचवर्षीय योजना के लिए पंचवर्षीय योजना चलाया गया था, ताकि संसाधन बर्बाद नहीं हो और संसाधन का सदुपयोग हो पाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और तीसरा टॉपिक हम देखते हैं अगले स्लाइड में। साथियों अब देखते हैं संसाधन संरक्षण के बारे में, ठीक है। तो संसाधन संरक्षण इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव की दृष्टि से भी और ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी, इसलिए अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जान पहचान के जो भी कोचिंग के दोस्त हों या आपके स्कूल के दोस्त उनको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके, ठीक है। और हम
और हम उम्मीद करते हैं कि जितना अच्छा से हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, शायद इतना अच्छा से समझा करके हमें नहीं लगता है कि और कोई टीचर इतना मेहनत कर पाते होंगे एसएसटी के पीछे, ठीक है। तो शायद जो लाभ आप ले रहे हैं, ये लाभ अपने जान पहचान के दोस्तों को शेयर कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि उनका ये आगे का सिलेबस छूटे नहीं, ठीक है। तो देखते हैं संसाधन संरक्षण क्या है, जिसका इंग्लिश होता है रिसोर्सेस कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले डिफिनीशन, उसके बाद एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि संसाधन को संरक्षित के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। सबसे पहले हम संसाधन संरक्षण का मतलब आपको बताते हैं। संसाधन तो हम बता चुके हैं कि हमारे जरूरत के चीज या हमारे काम में आने वाले सभी पदार्थ। संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना, यहाँ पर लिखल है संरक्षण, मतलब रक्षण मतलब रक्षा करने वाला चीज, ठीक है। तो संसाधन का रक्षा करना है। डिफिनीशन है संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना या सुनियोजित तरीके से उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है, ठीक है। अब इसमें है एक एक करके पॉइंट देखिएगा कि संसाधन संरक्षण के लिए कौन कौन कदम उठाए गए हैं अभी तक, ठीक है। जिसमें से सुंदरलाल बहुगुणा और श्रीमती गौरा देवी के द्वारा चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। और वो कब किया गया था? वो कब हुआ था? 70 के दशक, मतलब 1970 के बाद ही हुआ था और ये चला था चिपको आंदोलन। इसमें हुआ क्या था कि लोग पेड़ को बचाने के लिए, मतलब पेड़ क्या है? हमारा संसाधन है, और पेड़ को बचाने के लिए लोग पेड़ से जाकर के चिपक गए। उसमें महिला सब बहुत ज़्यादा भाग ली थी, ठीक है। और पेड़ को कटने से बचाए थे, ठेकेदार सब आया था पेड़ काटने के लिए। तो यहाँ पर भी पेड़ पौधा को बचाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, मतलब संसाधन को संरक्षण करने के लिए। अगला है मेघा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था 80 के दशक, मतलब 1980 के बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है, जो शायद 1985 हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा। और अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? 1968 ईस्वी में क्या हुआ था कि क्लब ऑफ रोम के द्वारा संसाधन संरक्षण की वकालत की गई थी, ठीक है। और अगला क्या है? 1972 ईस्वी में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये स्टॉकहोम, स्वीडन की राजधानी नहीं बोलेगा, सिर्फ स्टॉकहोम देगा, ठीक है। तो आप ये अपना याद कर लीजिए, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ठीक है। तो 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। और ये विश्व शिखर सम्मेलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है वो आपको अगला लाइन में पता चलेगा कि इसी सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। अब आप थोड़ा सोच के देखिए कि पर्यावरण दिवस कब क्यों मनाया जा रहा है। पर्यावरण दिवस कहने का मतलब कि पर्यावरण को बचाने के लिए, सभी को याद दिलाने के लिए कि पर्यावरण को बचाना बहुत ही जरूरी है, इसलिए पर्यावरण दिवस साथियों मनाया जा रहा है, ठीक है। और वो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और 5 जून को जो मनाया जा रहा है वो 1972 से मनाया जा रहा है। और स्टार्ट कहाँ से हुआ था? स्टॉकहोम, स्वीडन से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं 1974 में क्या हुआ था? सुमशेर के द्वारा एक बुक लिखा गया था और उस बुक का नाम क्या था? स्मॉल इज ब्यूटीफुल। नाम याद रखिएगा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसके द्वारा लिखा गया था? 1974 में सुमशेर के द्वारा लिखा गया था। और इसी बुक में महात्मा गांधी के एक विचार को पब्लिश किया गया था, लिखा गया था। और महात्मा गांधी का विचार क्या था? कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, कुटीर उद्योग का विकास करना। कुटीर उद्योग क्या होता है? छोटा सा उद्योग होता है जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है कम पूंजी लागत में, और बहुत सारे लोग अपना अपना फैक्ट्री चला सकते हैं, जिसमें संसाधन का बर्बादी बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पर भी संसाधन को संरक्षित करने के लिए ये विचार रखा गया है। अगला है 1987 ईस्वी में क्या हुआ था? ब्रडलैंड आयोग के द्वारा संसाधन संरक्षण के लिए सतत विकास पर बढ़ावा दिया गया था। तो सतत विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है किसके द्वारा? ब्रडलैंड आयोग के द्वारा। कब स्टार्ट किया गया था? 1987 ईस्वी में। तो थोड़ा सोचिए कि सतत विकास होता क्या है। सतत विकास के लिए हम इकोनॉमिक्स में वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा भी हम आपको बता सकते हैं। वैसा विकास जो कंटिन्यू रह सके, जारी रह सके, जो सिर्फ न अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचा करके रखा जाता है। सतत विकास वही कहलाता है जो जारी रह सके, कंटिन्यू, ठीक है। मतलब आज विकास तो हुआ, कल भी विकास हो, परसों भी विकास हो, मतलब विकास करने के लिए संसाधन को बचा के रखना, ना कि आज सारा संसाधन को धो पोछ के खा पी के खत्म कर देना है और उसके बाद संसाधन बचे ही नहीं कल के विकास के लिए, ठीक है। तो यही होता है सतत विकास। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक क्या है कि संसाधन संरक्षण के लिए अभी तक मात्र 3 पृथ्वी सम्मेलन किए जा चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। तीनों पृथ्वी सम्मेलन से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, तो चलिए इसको हटाते हैं, अब देखते हैं।
पृथ्वी सम्मेलन है और इससे ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, ध्यान से समझिएगा, याद करने में दिक्कत नहीं होगा। और ऑब्जेक्टिव इससे उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव निकल सकता है, 10-20 क्वेश्चन तैयार हो सकता है इससे। तो 10-20 क्वेश्चन बहुत बड़ा बात रखता है, बहुत बड़ा मायने रखता है, इसके लिए कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि सम्मेलन, तो कौन सा सम्मेलन, तो पहला सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन और तीसरा सम्मेलन। तो और ये सम्मेलन कब हुआ था, कौन से वर्ष में हुआ था, तो पहला सम्मेलन 1992 में, दूसरा सम्मेलन 1997 में। तो 92 के कितना साल के बाद 97 में हुआ, तो 5 साल के बाद हुआ था, इसीलिए इसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा +5 सम्मेलन किसे कहा जाता है, तो दूसरा सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके 5 साल के बाद हुआ था, ठीक है। और तीसरा सम्मेलन 2002 में हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं कि पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो किस देश में हुआ था, तो पहला सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, पहला सम्मेलन। दूसरा सम्मेलन अमेरिका में, तीसरा सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ब्राजील के कौन से शहर में हुआ था, तो यहाँ पर शहर, यहाँ पर सारा शहर का नाम लिखा हुआ है कि पहला सम्मेलन ब्राजील के कौन से शहर में हुआ था, तो रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। और दूसरा सम्मेलन अमेरिका के कौन से शहर में हुआ था, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। तीसरा सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो साथियों, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जोहान्सबर्ग में जो सम्मेलन हुआ था वो कैमा सम्मेलन था, तो तीसरा सम्मेलन था, याद रखिएगा। ऐसे पूछेगा दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। पूछेगा न्यूयॉर्क में कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो दूसरा सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था दूसरा सम्मेलन, 1997 में हुआ था। पूछेगा कि 1997 में, पूछेगा न्यूयॉर्क में जो सम्मेलन हुआ था वो कैमा सम्मेलन था, तो दूसरा, और न्यूयॉर्क में जो सम्मेलन था वो कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। इस तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये पहला, दूसरा और तीसरा सम्मेलन में कौन कौन काम किया गया था, ठीक है। तो प्रथम सम्मेलन में जो कार्य किया गया था या समझौता या उद्देश्य, क्या उद्देश्य था इस सम्मेलन का क्या उद्देश्य रखा गया है, कौन सा समझौता हुआ था, कौन सा काम किया गया था, तो इसमें एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसको हम नीचे लिख दिए हैं कि घोषणा पत्र जारी किया गया था, ठीक है। तो रियो डी जेनेरो में जो पहला सम्मेलन हुआ था उसमें घोषणा पत्र जारी किया गया था। तो घोषणा पत्र में क्या था, ग्लोबल वार्मिंग पर विचार किया था, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, वन संरक्षण पर विचार करना था कि वन को ज्यादा काटना नहीं है, रक्षा करना है, ठीक है। और जैव विविधता पर विचार किया गया था और कार्यक्रम 21 पर विचार किया गया था, ठीक है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया था ताकि संसाधन का संरक्षण हो सके, बर्बाद न हो, ठीक है। अब आते हैं दूसरा सम्मेलन में कि दूसरा सम्मेलन में कौन कौन काम किया गया था। तो प्रथम सम्मेलन का मूल्यांकन किया गया था, मतलब इसमें जो भी काम किया गया, ग्लोबल वार्मिंग मतलब प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण फैलने से रोकना है, इन सब चीजों पर जो विचार किया था इसको फिर से दोहरा दिया गया था दूसरा सम्मेलन में, और इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज ध्यान दीजिएगा जो ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, HFC का मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार माना गया। फिर से ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार किसको माना गया था, दूसरा सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार किसको माना गया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को माना गया था, मीथेन को N2O, और HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार माना गया था। साथियों, तो दोहरा तेहरा के बता रहे हैं, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और लाइक करके कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और देखते हैं तीसरा सम्मेलन में कौन कौन काम किया गया था। तो पर्यावरण संबंधित 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति जताई गई थी। 150 धाराओं में रंग बिरंगे बातों पर चर्चा किया गया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया था, ठीक है। अब आपका भूगोल का पहला चैप्टर जो था संसाधन और इसके विकास और इसका उपयोग, ये चैप्टर हुआ खत्म। फिर से मिलते हैं हम आपसे अगले चैप्टर में इतिहास के, क्लास 10th के इतिहास के पहला चैप्टर के साथ, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका वो वीडियो छूटे नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते फिर से अगले वीडियो में।